बंगाल। वो बंगाल जो आज जल रहा है। जहां एक बेटी के साथ हैवानियत की गई, उसका इंसाफ मांगने के लिए जनता सड़कों पर है, लेकिन उसी जनता को हिंसा की आग में धकेला जा रहा है। आज बंगाल फिर से जल रहा है, लेकिन बंगाल की हिंसा का इतिहास आज का नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बंगाल के पूरे हिंसा के इतिहास की जानकारी देने वाला हूं। यह इतिहास शुरू होता है भारत के विभाजन के बाद। पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिन्हें बंगाल हिंसा के नाम से आज भी जाना जाता है। यह हिंसा मुख्य रूप से धार्मिक और राजनीतिक कारणों से हुई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजनकारी राजनीति और सांप्रदायिक तनाव के कारण हिंसक झड़पें हुई। इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग विस्थापित हुए। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की एक दर्दनाक याद है, लेकिन विभाजन के साथ शुरू हुआ बंगाल में हिंसा का इतिहास हमेशा रक्त रंजित रहा है। बंगाल में हिंसा की घटनाएं 1946 और 1947 के दौरान, इन घटनाओं में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग विस्थापित हो गए। 1946 में नोआखाली का दंगा कोई नहीं भूल सकता। कलकत्ता के दंगे सामने आए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़पें हुई। इस दंगे में हजारों लोग मारे गए थे, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल बंगाल को खूनी सियासत और हिंसा विरासत में मिली है। विभाजन के बाद से कोशिश थी कि इसे थाम लिया जाएगा, लेकिन यह थमी नहीं। साल 1959 यहां खाद्य आंदोलन में सियासी हिंसा का दौर शुरू होता है और 6 दशक बाद भी यह बदस्तूर जारी है। बदला है तो बस सत्ता परिवर्तन के साथ इसका स्वरूप और उद्देश्य। हिंसा का दौर निरंतर चलता रहा। साल 1979 में सुंदरबन इलाके में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार को आज भी राज्य के इतिहास के सबसे क्रूर अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। कई विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि 60 से 70 के दशक में उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सल आंदोलन ने राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया। किसानों के हो रहे शोषण के विरोध में नक्सलबाड़ी से उठने वाली आवाजों ने उस दौरान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। आंकड़े और किस्से ये भी बताते हैं कि साल 1971 में सिद्धार्थ शंकर रे की कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक हत्याओं को और रफ्तार दी गई। कांग्रेस की सरकार में कहा जाता है कि 1971 से 1977 तक कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हिंसा को हथियार बनाया था और यही हिंसा 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पतन का कारण बनी। लेकिन दर्शकों, महत्वपूर्ण बात क्या, इस हिंसा के साथ माकपा की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार का उत्थान हुआ बंगाल। लेकिन 1977 में जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने भी हिंसा का ही रास्ता चुना और उसी रास्ते पर ये चलते रहे। अपना सियासी वर्चस्व कायम रखने के लिए हिंसा का संगठित तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साल 1979 में तत्कालीन ज्योति बसु सरकार की पुलिस और माकपा ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों पर निर्मम अत्याचार किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यानी 1977 से 2011 तक वाम मोर्चे के 34 सालों के शासन में भी बंगाल की सियासी फिजा लहूलुहान होती रही। यानी सरकारें बदल रही हैं, लेकिन हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। अब बात ममता बनर्जी की। साल 1998 में ममता बनर्जी की टीएमसी का गठन हुआ। यहां से वर्चस्व की एक और लड़ाई आरंभ हो जाती, जिसने हिंसा को एक नया रूप दिया। लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी के आने के बाद हिंसा रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर जगह पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। पंचायत चुनावों में हमने हिंसा देखी। विभिन्न इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व की जंग हमें देखने को मिली और बंगाल की हिंसा बदस्तूर जारी रही। हमने चुनावों में भी बंगाल में हिंसा होती हुई देखी है और तमाम कारोबार
जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वहां पर भी हिंसा एक बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आई। लेकिन साल 2011 जब ममता ने वाम मोर्चे को हराकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया था, तब लगा था कि हिंसा रुकेगी, बंगाल में भी नई सियासत देखने को मिलेगी। लेकिन ममता के राज में भी बंगाल जल रहा है। आज एक बेटी के इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। महिलाएं, बच्चे, छात्र सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन बंगाल आज भी जल रहा है। उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए जनता अब मांग कर रही है बंगाल में हिंसा थमनी चाहिए। और विपक्ष में बैठी बीजेपी राष्ट्रपति शासन की ओर भी इशारा करती है। लेकिन बंगाल का पूरा इतिहास मैंने आपको बताया। लेकिन आप क्या सोचते हैं दर्शकों, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बंगाल में हिंसा के पीछे क्या ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कहना ठीक है कि अब ममता बनर्जी को काबू में करने के लिए राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बचा है? आप क्या सोचते हैं? हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।